नमस्ते बच्चों, बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व की क्लास में हमने भारतीय विदेश नीति पे विस्तार से चर्चा की थी। अब हम भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन करेंगे। भारत की विदेश नीति बहुत अधिक आलोचना का शिकार रही है, जहां इसके प्रशंसक इसे सैनिक और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का गौरव और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली और राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने वाली बताते हैं, वहीं आलोचक इसकी बहुत अधिक आलोचना करते हैं। अब जो इसके आलोचक हैं वो किन आधारों पर इसकी आलोचना करते हैं बच्चों, तो सबसे पहला है राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में असफल। बहुत से आलोचक ये कहते हैं, जैसे A.D. गोरवाला ये कहते हैं कि विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना और बढ़ाना है। सबसे बड़ा हित राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करना है। इसमें हमारी विदेश नीति विफल सिद्ध हुई है। हमारी विदेश नीति हमारे स्थायी और दूरगामी राष्ट्रीय हितों जैसे देश की सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुई है। आज भी चीन और पाकिस्तान ने हमारे सैकड़ों वर्ग मील के प्रदेश दबा रखे हैं और हमारी विदेश नीति उन्हें मुक्त नहीं करा सकी है। दूसरा है बच्चों गुटनिरपेक्षता एक दिखावा। कतिपय आलोचक ये भी कहते हैं भारत की गुटनिरपेक्षता कोरा ढोंग है। हम कभी अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ अधिक झुके हुए हैं तो कभी साम्यवादी देशों की तरफ। स्वाधीनता के तुरंत बाद हमारा झुकाव पश्चिमी गुट की तरफ था तो इंदिरा युग में हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ अधिक था। डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक भी कहते हैं, या तो गुटों के आपसी झगड़ों में पंच बनाने की कोशिश करना या दोनों से अलग रहते हुए एक के केवल इतने समीप जाने का प्रयत्न करना कि दूसरा बुरा न माने, और यदि दूसरे की बुरा मानने का डर हो तो पहले से ही नाप तोल कर दूरी बना के रखना। यही गुटनिरपेक्षता की शैली रही है। थर्ड है बच्चों देतांत की विश्व राजनीति। आलोचक ये भी कहते हैं कि शीत युद्ध की विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्षता का महत्व तो हो सकता है, लेकिन आज तो गुटनिरपेक्ष शीत युद्ध ही समाप्त हो गया, गुटों की राजनीति ही नहीं रही, तनाव शिथिल आ गया है, तो अब गुटनिरपेक्षता का क्या महत्व। भारतीय सोवियत जो संधि की गई थी बच्चों 1971 में, उसकी भी आलोचना की जाती है। आलोचक ये कहते हैं कि भारत की गुटनिरपेक्षता नीति का इस संधि ने अंत कर दिया। गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब महाशक्तियों के फौजी संघर्ष तथा तनावों से अपने को दूर रखना होता है, लेकिन एक महाशक्ति के साथ संधि करके भारत अब अपने को इस संघर्ष और तनाव से दूर नहीं रख सकता। मित्र और शत्रु को परखने में भी असफल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय विदेश नीति अपने मित्र और शत्रु को परखने में असफल रही है। इजरायल ने प्रत्येक स्तर पर हमारा समर्थन किया, फिर भी पश्चिम एशिया में हमारी नीति लंबे समय तक इजरायल की विरोधी रही। आलोचक ये भी कहते हैं कि हमने शांति की नीति अपनाई, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन फिर भी हमें समय समय पे आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1962 में चीन, 1948, 65 और 71 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ। नेक्स्ट बच्चों आलोचक ये भी कहते हैं कि भारत की विदेश नीति प्रशासनिक प्रवासी भारतीयों के लिए कोई कार्य नहीं कर सकी। आज दुनिया में 70-80 लाख प्रवासी भारतीय हैं। भारत का प्रत्येक प्रवासी एक राजदूत के बराबर सिद्ध हो सकता है तथा भारत के राष्ट्रीय हितों में आत्मनियुक्त सैनिक की तरह हो सकता है, लेकिन भारत सरकार इनके प्रति सदैव उदासीन रही है। भारत सरकार की नीतियों के कारण ही श्रीलंका, युगांडा, कीनिया में भारतीयों को नारकीय जीवन से गुजरना पड़ता है। आज भी 100 वर्ष तक दूसरे देशों में रहने के बाद भी भारतीयों को संपत्ति खरीदने का और राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं है। फिजी, केन्या, उगांडा, गुयाना में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इन सब के हितों की रक्षा करना भारत की विदेश नीति का दायित्व है। आलोचकों के अनुसार वो ये दायित्व नहीं निभा पाए हैं। नेक्स्ट जो बच्चे आलोचना करते हैं वो ये कहते हैं कि जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र हैं उनके प्रति हमने सही नीति नहीं अपनाई है। गोरे देशों के प्रति हमारी सांस्कृतिक हीनता की भावना के कारण ही हमने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, गोरे राष्ट्र मतलब जो पाश्चात्य राष्ट्र है जैसे अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, इसके प्रति तो हमने हमेशा सही नीति रखी, लेकिन हमने जो हमारी सांस्कृतिक जिनसे जुड़ाव था उन राष्ट्रों का हमने ज़्यादा ध्यान नहीं रखा। 1961 में पहली बार पंडित नेहरू केवल मैक्सिको गए और 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी 9 लैटिन देशों की अमेरिका की उड़ान भरी, लेकिन फिर भी इनके लिए कुछ विशेष कार्य नहीं हुआ। न तो हमने क्यूबा के महत्व को रेखांकित किया और न ही इन दबे पिसे देशों की जनता पर हो रहे साम्राज्यवादी अत्याचारों का विरोध करके उनकी हठधर्मी जीतने की कोशिश की।
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य विश्व संस्थाओं में इन देशों का संख्या बल है, वहीं जो बहुत बड़े बड़े राष्ट्र है बच्चों, जैसे ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, जो सांस्कृतिक और स्वायत्त रूप से अपना अभियान चला सकते हैं, तो भारत को इन देशों की तरफ ध्यान देना चाहिए और इनसे सांस्कृतिक तादात्म्य स्थापित करना चाहिए। आलोचक ये भी कहते हैं कि हमारी नीति निर्माण की प्रक्रिया दोषपूर्ण है। हमारे पास सारी दुनिया की सूचना जमा करने का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी है। यूरोप, अफ्रीका, ईरान की घटनाएं राजदूतों के नीचे होती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वे उसके लिए न्यूयॉर्क और लंदन के अखबारों पर निर्भर रहते हैं। तो इसके कारण बच्चों, दुनिया के 3/4 देशों के बारे में भारत सरकार के पास जो सूचना आती है वो पाश्चात्य देशों से आती है, जिससे कि निष्पक्ष राय नहीं बन पाती। कभी कभी हम बुरी तरह से हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। जैसे 1968 में सूचना की कमी के कारण ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लैटिन अमेरिका की यात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ी, क्योंकि पेरू में क्रांति हो गई थी। तो चूँकि वहाँ के जो राजदूत है उनको वहाँ की परिस्थितियों का पता होना चाहिए, लेकिन ये सब पता नहीं होता है। इसकी वजह से भी हम जो है सही ढंग से विदेश नीति को नहीं चला सकते। इतना होने के बावजूद भी बच्चों, अपनी विदेश नीति की उपलब्धियाँ रही है, जैसे दोनों गुटों ने उनके महत्व को स्वीकार किया है और दोनों गुटों से सहायता भी प्राप्त की है, और भारत ने सदैव विश्व शांति के बारे में सोचा है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पे बल दिया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।